नमस्ते दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारे स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स के प्रोसेस के फर्स्ट स्टेज यानी कलेक्शन ऑफ डेटा का ही आगे का भाग है। कलेक्शन ऑफ डेटा में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि कितने तरीके के सोर्सेज होते हैं डेटा के। तो हमने पाया था कि दो तरीके के सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। इन प्राइमरी और सेकेंडरी के भी सोर्सेज के भी कई तरीके के मेथड्स होते हैं कलेक्ट करने के इनको, और सब सोर्सेज होते हैं। उन सब सोर्सेज को भी हमें जाना, जैसे कि सेकेंडरी में हो गया एनएसएसओ, सेंसस ऑफ इंडिया। प्राइमरी में हो गया हमारा क्वेश्चनर के थ्रू, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, एक्सेट्रा। आज हम जानेंगे कि जब हम डेटा को खुद से कलेक्ट करते हैं, यानी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, या ये कहा जाए कि प्राइमरी डेटा हम कलेक्ट करते हैं, तो उसे कितने तरह से कलेक्ट किया जा सकता है और उनमें क्या फ़र्क है। तो दो मेजर तरीके हैं इसके, दो मेजर टाइप्स में बांटा गया है इसको। एक है सेंसस और दूसरा है सैंपल। ये सेंसस और सैंपल में क्या फ़र्क है? जैसे कि सैंपल वर्ड नाम समझ के, और अब तक जितनी बार सेंसस या जनगणना की बात की गई है उसे जान के आपको इतना तो पता चल रहा होगा कि सेंसस है हर किसी का डेटा कलेक्ट करना, और सैंपल है उनमें से कुछ का डेटा कलेक्ट करना। वही इनके बीच का मेजर डिफरेंस भी है। जब आप सेंसस मेथड के थ्रू जाते हैं तो जो भी आपका यूनिवर्स है या पॉपुलेशन है, उसके हर एक आइटम का, ईच आइटम का डेटा आपको चाहिए होता है। यूनिवर्स या पॉपुलेशन किसे कहते हैं? हम जो भी इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं उसका जो भी टारगेट एरिया है, उस टारगेट एरिया में आने वाला हर आइटम। अब अभी हम जब प्रॉपर जनगणना की ही बात करते हैं किसी देश की, तो आइटम क्या होता है? व्यक्ति। ज़रूरी नहीं है हर स्टैटिस्टिकल प्रोसेस में जो आइटम हो वो ह्यूमन ही हो, इसीलिए ये कॉमन वर्ड आइटम दिया गया है। और एग्रीगेट भी सारे, टोटल ऑफ। तो ये जो टोटल आइटम्स होते हैं हमारे, उसको हम यूनिवर्स या पॉपुलेशन कहते हैं। और उस यूनिवर्स या पॉपुलेशन के हर आइटम को जब हम टेस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? सेंसस टेक्निक का यूज़ कर रहे होते हैं, सेंसस मेथड का यूज़ कर रहे होते हैं। जबकि अगर हम उनमें से कुछ आइटम का ही यूज़ करते हैं तो उसको सैंपल टेक्निक कहते हैं। यहाँ ध्यान देना चाहिए कि सैंपल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो टोटल पॉपुलेशन का। क्योंकि अगर किसी पॉपुलेशन में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो दिया है वही एग्जांपल ले लेते हैं, 27। अगर 27 लोग हैं जिसमें से 18 मेल हैं और 9 फीमेल हैं, और उसमें 27 में से हम 3 आइटम्स ले रहे हैं, तो उसके अंदर भी मेल फीमेल का रेशियो बना रहना चाहिए। जैसे यहाँ मेल 2 है तो फीमेल 1 है रेशियो के वाइज। वैसे ही आप देखेंगे यहाँ 3 में भी 2 मेल और 1 फीमेल है, यानी रेशियो 2:1 का ही है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हो सकता हो जिस भी सेट पर्पस से हम स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म कर रहे हों, वो पर्पस मेल फीमेल में डिफर करता हो। उसका आंसर, उन क्वेश्चंस का आंसर जो हम उनसे पूछने जा रहे हैं अपने एम को पाने के लिए, अपने स्टैटिस्टिक्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए, जिन भी क्वेश्चंस का हम आंसर चाहते हैं, हो सकता है वो आंसर बहुत ज़्यादा वेराई करता हो मेल टू फीमेल में। ये जो भी पॉपुलेशन का डाइवर्सिफिकेशन है, उस डाइवर्सिफिकेशन के कारण आंसर मिसमैच हुए या आंसर डिफर करे हाईली, तो वो आंसर का डिफर करना हमारे सैंपल टेक्निक में भी उतना ही इफेक्ट डाले जितना हम अगर पूरी पॉपुलेशन को उठाते तो डालता। इसलिए
तो ये कभी ना समझिएगा कि सारी सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग होती है, हाईली रैंडम सैम्पलिंग, ऐसा नहीं। हम एक स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म करने जा रहे हैं जो कि एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। हम किसी फैक्ट को स्टेट करेंगे, उसको उसके ऊपर बेस करके वो फैक्ट सही होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो अक्सर जो स्टैटिस्टिकल डेटा है वो किसी रिसर्च, किसी रिपोर्ट के लिए होते हैं जो कि पब्लिकली पब्लिश होती है, तो लोगों तक गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचनी चाहिए, जैसा कि अब तक हम देखते भी आ रहे हैं। census method of complete enumeration. Census method is that method in which data are collected covering every item of the universe, जैसे कि मैंने आपको बताया था। कंप्लीट इन्यूमरेशन है, हर आइटम को कवर किया जाता है। जैसे किसी ने कहा, इसको इलस्ट्रेट करने के लिए कहा जा रहा है कि जैसे किसी ने कहा कि आपको सेंसस मेथड से कलेक्ट करना है इंडिया का डेटा, जो भी इंडिया में कार, मारुति कार सोल्ड हुई है उसके कलर क्या था। तो सेंसस मेथड में हम क्या करेंगे, हम कंट्री की पॉपुलेशन एस्टिमेट करने के लिए घर घर से घर जाएंगे, हर व्यक्ति जो रह रहा है उससे कांटेक्ट किया जाएगा। इसके लिए सेंसस की भी जाती है हर 10 साल पे। पिछली बार 2011 फरवरी में की गई थी। ये पिछली बार वाली लाइन भले ही बुक 2020-21 की है, लेकिन ये अभी भी लागू होती है, क्योंकि 21 की जो ड्यू सेंसस थी 2021 की, वो कंप्लीट नहीं हुई अभी तक। हाँ, ये लाइन जरूर बदल गई है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री नहीं, फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री। बहुत तरक्की कर चुका है हमारा देश, स्पेशली इस मामले में। सुटेबिलिटी, census method is suitable particularly for such statistical investigation which have small size of population, क्योंकि आपको हर एक घर कवर करना है, क्योंकि आपको हर एक घर कवर करना है, इसीलिए अगर टोटल पॉपुलेशन जो आपका टारगेट एरिया है उसकी कम है तो अच्छा है ये मेथड, क्योंकि पॉसिबल रहेगा। वाइडली डाइवर्स आइटम्स इन पॉपुलेशन, जैसे हमने भी ऊपर एक डाइवर्सिटी का पॉइंट बताया था, मेल फीमेल, अगर यही डाइवर्सिटी हम कोई और टाइप की देख रहे होते, जैसे कि भाषा के मामले में डाइवर्सिटी, हाइट के मामले में डाइवर्सिटी, कलर के मामले में डाइवर्सिटी, तो क्या होता, जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी बढ़ती है उतना ही ज़्यादा मजबूरी हो जाती है स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म करने वाले व्यक्ति की कि वो इस मेथड को यूज़ करे, क्योंकि फिर उसके लिए वो रेशियो निकाल पाना और उसमें सैम्पलिंग उस हिसाब से करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक तरीके से कहा जाए तो उसे फिर हर सैंपल उठाने के लिए पहले ही एक तरीके से एक छोटी स्टैटिस्टिक्स पे करनी ही पड़ जाएगी पूरी पॉपुलेशन पे। तो ऐसे केस में बेटर रहेगा कि हम पूरे पे ही सेंसस करें ताकि हमारा डेटा एक्यूरेट ज़्यादा रहे। तो ये हो गया वाइडली डाइवर्स आइटम्स इन पॉपुलेशन। रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स, जो हमारा एम है, जो हमारा गोल है, वो हो ही ऐसा कि ज़रूरत पड़ती हो हर आइटम की इंटेंसिव एग्जामिनेशन, डिटेल्ड क्वेश्चनिंग। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी इज रिक्वायर्ड। हमारा जो पर्पस है, जो नीड है, जिसकी वजह से हम स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं, वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा क्रूशियल है कि हमें जो है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की ज़रूरत पड़ रही है। तो हम इस डेटा पे जाएंगे, उस टाइप पे जाएंगे, सॉरी। तो वही रिलायबल एंड एक्यूरेट, ऑफ कोर्स लेस बायस्ड। बायस्ड इसलिए लेस क्योंकि जितना ही ज़्यादा आप सैम्पलिंग की ओर जाओगे आपको बायसनेस ज़्यादा दिखेगी। कहीं कोई इसलिए सैंपल को आसान चूज कर रहा होगा कि वो उसे अप्रोच करने वाइज पास पड़ रहा है, कांटेक्ट करने के लिए इजी पड़ रहा है, अच्छा रिस्पोंडेंट है, रिस्पॉन्स अच्छा दे रहा है, तो वो उसे चुन रहा है, ना कि प्रॉपर सैम्पलिंग के थ्रू, एक्सेट्रा। एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन,
जो इंफॉर्मेशन इसके थ्रू कलेक्ट होती है वो बहुत ही मीनिंगफुल होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, कि ये सेकेंडरी सोर्स होती है और बहुत सारी रिसर्चेस का। सेंसस स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। हम यूनिवर्स के, यानी यूनिवर्स मीन्स टोटल पॉपुलेशन जो हमारी टारगेट है क्वेश्चन के लिए, अपने स्टैटिस्टिक्स के लिए, उसकी हर एक डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर पाएंगे। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। ऑब्वियसली जब हम ये सारी चीज़ें बात कर रहे हैं तो ये कॉम्प्लेक्स होता ही चला जा रहा है। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। देखिए ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ही ज़्यादा छोटा एरिया अगर होगा तो ही एक अकेला व्यक्ति इसकी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, वरना उसको अपने लोगों को भेजना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट करना होगा, चाहे जो भी तरीका इस्तेमाल करे। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन एक बहुत बड़ा अटैच्ड मेथड है सेंसस के लिए। सेंसस मेथड जब भी आप यूज़ करो तो इसकी बात आ ही जाती है, स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, करप्शन जैसे टॉपिक्स, क्योंकि ये पूरे पूरे कंट्री के ऊपर होते हैं। तो जब पूरी कंट्री का सेंसस करोगे तो आप अकेले तो नहीं कर सकते ना, पॉसिबल नहीं है। जब तक आप पहले घर से आखिरी घर तक पहुंचोगे तब तक आपकी पूरी एज निकल जाएगी उसी में। डीमेरिट्स, नुकसान क्या है? कॉस्टली है ऑब्वियसली, जब आप हर एक आइटम के लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर रहे हो कि उसका डेटा कलेक्ट हो सके, तो नंबर ऑफ आइटम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीपल्स में बढ़ रहे हैं, तो कॉस्ट भी उस तरह से बढ़ेगी। फिर एक बार याद दिलाऊंगा 2 से 3 बार टोटल में इस बुक को पढ़ाते टाइम कि कॉस्ट हमेशा यहाँ पे मान के चलिए कि एफर्ट, टाइम और मनी तीनों के उसमें कैलकुलेट होगी। तो अगर कोई कॉस्टली कह रहा है तो यानी कि ये कह रहा है तो कॉस्टली का मतलब हमेशा होता है कि एफर्ट के फॉर्म में, मनी के फॉर्म में और टाइम के फॉर्म में। और ऑब्वियसली सेंसस मेथड में हम जाएंगे तो हमें ये तीनों ही बहुत ज़्यादा खर्च होंगे। इसीलिए अक्सर क्या होता है कि गवर्नमेंट या बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन जो इतना खर्चा कर सकते हैं एक रिसर्च के पीछे, वही इसको अफोर्ड कर पाते हैं। लार्ज मैन पावर, बहुत सारे इन्यूमरेटर्स चाहिए, और गवर्नमेंट को तो जो जनगणना करनी होती है उसके लिए वो अपने एम्प्लॉयज़ को ही थोड़े टाइम के लिए उधर भेज देती है, जिससे कि ये पॉसिबल होता है। और इतने बड़े लोगों, इतने लार्ज स्केल पे ट्रेनिंग भी ज़रूरी होती है ताकि जो कलेक्शन हो यूनिफॉर्म बेसिस पे हो, कोई कुछ ना करने लगे, सबको एक तरीके से सिखाया गया। वो अपने आप में एक तगड़ा प्रोसेस है काफ़ी। नॉट सूटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशंस, बहुत ज़्यादा लंबे इन्वेस्टिगेशन जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हों, काफ़ी सारे आइटम्स हों, तो वहाँ पे जो है ये मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर आप कह दो कि हमको पूरे एशिया का डेटा जानना है किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, या हमें पूरे मध्य प्रदेश का डेटा चाहिए पेड़ों का, हर एक पेड़ का, ऐसा भी होता है। वन विभाग द्वारा कौन से लगाए जा रहे हैं अपने एरिया में, कौन से नेशनल फॉरेस्ट के अंदर आ रहे हैं, नेशनल ग्रीन एरिया के अंदर आ रहे हैं, कौन से रेजिडेंशियल एरिया में लोगों ने खुद लगाए हुए हैं, घरों के अंदर वर्सेस घरों के बाहर सड़कों पे। तो ऐसे बहुत सारे स्टैटिस्टिकल कलेक्शंस हो सकते हैं। हर चीज़ ह्यूमन से रिलेटेड ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हर एक आइटम उससे रिलेटेड हो और तब भी यूनिवर्स बहुत ज़्यादा हो, लार्ज हो, तो ये सूटेबल नहीं होता है। बेस्ट ये रहता है कि आप सैम्पल पे ही जाएं, जो कि है हमारा अगला मेथड, सैम्पल मेथड, इन विच डेटा इज कलेक्टेड अबाउट द सैम्पल ऑन अ ग्रुप ऑफ आइटम्स टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर एग्जामिनेशन एंड कंक्लूजन्स आर ड्रॉन ऑन देयर बेसिस। तो सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जब हम पॉपुलेशन में से, हर ग्रुप में से सैम्पल आइटम उठाते हैं और उनके बेसिस पे पूरे का कंक्लूजन निकालते हैं, तो
उसे सैम्पल मेथड कहते हैं। सूटेबिलिटी, जब पॉपुलेशन साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है तब आपके लिए अच्छा तरीका रहेगा। वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ नॉट नीडेड, क्योंकि यहाँ पे जब आप सैंपल उठाओगे तो वो आपको परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा अपने पूरे ग्रुप का। वो इंटेंसिव एग्जामिनेशन नहीं ज़रूरत हो जहाँ पे, वही सेम अपोजिट चलेगा भी। देखना आप जितना सेंसस में बात की है वो एक्चुअली कहीं ना कहीं सैंपल के कंपैरिजन में ही मेरिट्स डीमेरिट्स और वो बताए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, तो इसीलिए ये काफ़ी हद तक अपोजिट होंगे। where different units of the universe are broadly similar to each other। अब जैसे हमें जो भी यूनिट चाहिए है उनमें हमारे क्वेश्चंस का आंसर केवल मेल फीमेल पे वेराई कर सकता है, जैसा मैंने ऊपर कहा, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स नहीं हुआ। और एक लिमिट तक आप देखोगे, एक एक पॉइंट ऑफ टाइम तक पॉपुलेशन जो है मेल फीमेल में लगभग 50% के अप्रॉक्स ही बटी हुई है। 52 53 ऐसे होंगे मेल, 47 48 के अराउंड फीमेल। तो हमारा डेटा बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा अगर हम तब सैम्पलिंग मेथड का यूज़ करते हैं। मेरिट्स क्या है? इकोनॉमिकल है, टाइम सेविंग है। इकोनॉमिकल कैसे है? भाई आपको कुछ ही यूनिट्स को यूज़ करना पड़ रहा है तो आपका एफर्ट, टाइम और मनी के रूप में कॉस्टलियर नहीं, काफ़ी सस्ता पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे फिर से एक टाइम सेविंग पॉइंट लिख दिया गया। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स, क्योंकि केवल लिमिटेड नंबर आइटम कवर किए गए होते हैं तो कहीं एरर आता है तो वो भी जल्दी पकड़ में आता है, जबकि सेंसस मेथड में आपने इतने सारे लोगों का डेटा कलेक्ट कर लिया होता है तो कहीं सम करते टाइम, कहीं कलेक्शन करते टाइम अगर कोई एरर दिखता है तो पता नहीं चलता है कि किसका है, कहाँ का है, और उसे ढूंढने में बहुत डिफिकल्टी आती है। लार्ज इन्वेस्टिगेशंस, जब आपको बहुत बड़े इन्वेस्टिगेशंस करने हैं तो उसमें ऐसी कॉस्ट आ जाती है अगर आप सेंसस मेथड से जाओ जो अनएफोर्डेबल है, लगभग पॉसिबल ही नहीं है। आप अभी खुद सोचो, आपको कोई काम है, कितना ही ज़रूरी काम हो, वो काम से आप कोई उस रिसर्च के बेसिस पे कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो भले ही, और वो बिजनेस बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, हाईली मार्जिनेबल है, तब भी जो है अगर आपको हर एक व्यक्ति का डेटा चाहिए है अपने टारगेट एरिया के, तो क्या आप ला पाओगे? सेंसस मेथड के थ्रू तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए सैंपल मेथड लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए अच्छा होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, नंबर ऑफ आइटम लिमिटेड हो अगर तो उसको आगे सारे जो 4 स्टेप्स हम इसके बाद पढ़ेंगे कलेक्शन के बाद, उसके थ्रू भी ले जाना आसान होता है। जबकि जब हम सेंसस मेथड यूज़ करते हैं तो हमारा डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और उसको आगे ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करना, प्रेजेंट करना, सब कुछ बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक भी है, क्योंकि सैंपल हम ऐसे ही नहीं पिक करते हैं। अक्सर जब हम ये कंक्लूड कर लेते हैं कि हाँ हम सैंपल मेथड का यूज़ कर सकते हैं, तब भी हम सैंपल को बहुत ही स्मार्टली पिक करते हैं। उसका भी अपना एक प्रोसेस होता है सैंपल चूज़ करने का, कई टाइप्स भी होते हैं, अभी आप आगे इसी चैप्टर में पढ़ोगे। डीमेरिट्स, थोड़ी पार्शियलिटी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम किसको पिक कर रहे हैं, किसको नहीं पिक कर रहे हैं, ये कई बार पर्सनल बेसिस पे भी हो सकता है। रॉन्ग कंक्लूजन, और अगर हमारे सैंपल सही से पूरी यूनिवर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए तो हमारा कंक्लूजन गलत निकलेगा। जो हम आंसर हमारा सेंसस मेथड के थ्रू आता है वो और सैंपल मेथड के थ्रू वाला बहुत ज़्यादा वेराई कर जाएगा। डिफिकल्टी इन सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, मैंने कहा था आपसे कि जब हम आगे करेंगे तो हम सैंपल को भी बहुत वैसे चूज करेंगे, ऐसे ही नहीं, रैंडम नहीं। तो रैंडम नहीं का मतलब है कि एक और प्रोसेस ऐड होना, सैंपल चूज करना, ये एक प्रोसेस हो जाएगा एक नया हमारा, तो इसीलिए उसको भी सिलेक्ट करना डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्टी इन फ्रेमिंग अ सैंपल, अब सैंपल वो कहाँ होगा, किस जगह होगा, ये भी बहुत मुश्किल है जब हम बहुत बड़े यूनिवर्स में ऐसा कर रहे होते हैं। बहुत बड़े यूनिवर्स में या ये कह लीजिए कि हमें सैंपल फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा करना होता है, जैसे कि 10 में से एक चुनना आसान है बट 100 में से एक चुनना मुश्किल है, तो फ्रेमिंग ऑफ सैंपल भी मुश्किल है। स्पेशलाइज नॉलेज, सैम्पलिंग में जो टेक्निक्स यूज़ होती है, सैम्पलिंग मीन सैंपल चूज़ करना, सैम्पलिंग में जो टेक्निक्स यूज़ कर होती हैं, प्रोसीजर्स यूज़ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल लोगों की ज़रूरत है, एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत है।
एसेंशियल्स ऑफ अ सैंपल, अगर एक सही सैंपल चूज करना है तो क्या क्या उसमें होना चाहिए। एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, जैसे हम पीछे 2 बार बात कर चुके हैं कि सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो उसमें यूनिवर्स की, ऐसा ना हो कि उसकी जगह कोई और चूज कर लेते तो आंसर बहुत ज़्यादा अलग हो जाता। इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए सारे सैंपल, या ये कहा जाए कि हम 10 सैंपल यूज करने वाले हैं, हमने नंबर 1 लिया तो नंबर 2 भी हमें लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड, होमोजेनिटी, जब हम किसी यूनिवर्स से सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे सारे जो आइटम्स हैं वो होमोजेनस होने चाहिए, मतलब कि एक जैसे होने चाहिए। एडिक्वेसी, अब सैंपल इतना छोटा भी ना हो कि पूरे यूनिवर्स के आगे बहुत ही फीका पड़े, जैसे ऊपर 27 में से हमने 3 चुना था, ठीक था, अगर यही 2700 में से हम 3 चुनते बिल्कुल ठीक नहीं होता। ये आप अपने रेशनल माइंड से भी समझ सकते हैं कि सैंपल की क्वांटिटी लगभग कितनी होनी चाहिए कि वो रिप्रेजेंट कर पाए अच्छे से यूनिवर्स को। 1/3, 1/10, 1/20, 1/50 तक भी चलता है, पर यहाँ पे तो ये 1/900 हो जा रहा है, हर 900 में से एक। ये सही नहीं है अनलेस आपका दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी हों, जैसे पूरे देश का जब आप कर रहे हो 140 करोड़ लोगों का, तब फिर वहाँ पे 1400, 14,000 थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन 1,40,00,000 गलत नहीं होगा। मे बी 14 लाख भी गलत ना हो, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, जबकि यहाँ पे 100 में से एक हो रहा होगा फिर भी। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने आपसे कहा था अभी आगे आएंगे, वही आ गए हैं। रैंडम सैम्पलिंग, मतलब हम किसी को भी उठा लें। नॉन रैंडम सैम्पलिंग, मतलब हमें पता हो कि हमें किसे उठाना है, किसे इन द सेंस nth नंबर व्यक्ति, या ये ग्रुप में से एक एक व्यक्ति, मतलब थोड़ा सा सिलेक्शन, बिल्कुल ही प्योर रैंडम नहीं। तो रैंडम में कौन कौन से टाइप्स हैं देखते हैं। एक और बात, रैंडम सैम्पलिंग की कोई डेफिनेशन पूछेगा तो क्या कहोगे, इज अ मेथड इन विच ईच एंड एवरी आइटम हैज अ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। जो प्रोबेबिलिटी हम गिनते हैं ना, वो सबकी इक्वल होनी चाहिए। मैथमेटिक्स में हमने गिनी होगी 10th में। लॉटरी मेथड, ये इसका एक टाइप है। आपने एक बॉक्स लिया, उसमें सभी आइटम्स के लिए पेपर स्लिप्स डाली, और उसके बाद जितने आपको चाहिए थे उतनी स्लिप्स आपने उसमें से ड्रॉ कर ली बाहर, तो अब यहाँ पे सबका इक्वल चांस था ड्रॉ होने का। टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, जैसे कि आपने कह दिया कोई नंबर, रैंडम नंबर चूज किया 3, फिर आपने कहा अब हम हर थर्ड व्यक्ति ले लेंगे, थर्ड, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। या आपने कहा कि फिफ्थ, एक रैंडम नंबर लिया फिफ्थ, अब फिफ्थ की टेबल चलाई 5 की, 5, 10, 15, 20, 25, 20, 30, तो एक आइटम्स को एक सीक्वेंस में अरेंज किया, उसके 5, 10, 15 ऐसे लेना स्टार्ट कर दिया। मेरिट्स क्या है रैंडम सैम्पलिंग के, इसमें पर्सनल बायस नहीं आता, कुछ भी आ जाए, भले ही ये गलत आंसर शो हो जाए इससे, लेकिन पर्सनल बायस नहीं होता है। कोई इंसान अगर चिट में हाथ डाल रहा है, चिट के बॉक्स में हाथ डाल रहा है, तो उसे नहीं पता वो कौन सा उठा देगा, वो चाह के भी अपने मन का चूज नहीं कर सकता। वैसे ही जब वो एक रैंडम नंबर उठा ले रहा है तो उसे नहीं पता कि अब जैसे अगर उसने 5 उठाया तो 10, 15, 20, 25 नंबर पे ही उसके पास मतलब वो लोग हों जिसको वो चाहता है पिक करना है, ऐसा पॉसिबल नहीं रह जाता। ठीक है। डीमेरिट्स क्या है, ये प्रोपोर्शनेट होने की गारंटी नहीं देता। जैसे हमने ऊपर 27 में से 3 उठाया तो हमने देखा कि 2:1 ग्रीन और वाइट था, या मेल फीमेल, मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, तो मेल फीमेल था, तो 3 में भी वही रेशियो था 2:1 का। वो ज़रूरी नहीं है यहाँ हो सकता है आप 10 पिक कर रहे हो, वो 10 एक ही मोहल्ले के हों और बाकी 6 मोहल्ले रह जाए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये नुकसान है। रैंडम सैम्पलिंग डज नॉट गिव वेटेज टू सर्टेन इंपॉर्टेंट आइटम्स इन द यूनिवर्स। अगर कोई आइटम इंपॉर्टेंट है कि भाई हाँ हम 100 लोगों का स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं, उसमें से 10 को चुन रहे हैं, लेकिन ये एक 5 लोगों का एक ग्रुप था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि इसमें से भी कोई ना कोई ज़रूर उठे, तो इसकी भी कोई वेटेज नहीं है कि भाई हाँ ये 5 100 में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इन 5 में से ज़्यादा लोगों को ले लिया जाए, ऐसा नहीं है।
हाँ, लेकिन तब भी ये हैप-हज़ार्ड सैंपलिंग नहीं है। हड़बड़ी में की जाने वाला काम नहीं है रैंडम सैंपलिंग। रैंडम होके भी ये काफ़ी हद तक कैलकुलेटेड है, साइंटिफिक है, हम स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म कर रहे हैं, कोई खेल नहीं कर रहे हैं। ठीक। नॉन रैंडम सैंपलिंग, जब सारी यूनिट्स पॉपुलेशन की जो है उनकी इक्वल चांस नहीं है स्टडी के लिए सेलेक्ट किए जाने में। जैसे कि पहला है पर्पसिव और डेलिब्रेट, थोड़े नेगेटिव शब्द लग रहे होंगे आपको लेकिन है नहीं। पर्पसिव सैम्पलिंग है जब इन्वेस्टिगेटर खुद चूज करता है कि उसके हिसाब से यूनिवर्स का बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन कौन आइटम हो सकता है और वो उन्हें ही उठाता है। जैसे कि उसे पूरे इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री का वो करना है, क्या कहते हैं कि डेटा कलेक्ट करना है और वो सैंपल चाहता है, तो उसने क्या किया, सीधे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का डेटा उठा लिया। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि इतना लार्जर एरिया एक्वायर कर रही है मार्केट का ये एक अकेली कंपनी कि हमें सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह से मिल जाएगी। फायदे क्या है? फ्लेक्सिबल है, क्योंकि वो जो स्पेशल सिग्निफिकेंट आइटम है उनको इंक्लूड करने का ऑप्शन है इसमें, जैसा कि हमारी जो रैंडम सैम्पलिंग थी उसका नहीं था, अभी हमने बात की थी। सिलेक्शन ऑफ आइटम्स कैन बी डेलिबरेटली ट्यून टू द पर्पस स्टडी। हमारी स्टडी का जो वो है ना पर्पस है, उसके हिसाब से क्या सिचुएशन के हिसाब से सही पड़ेगा, ये आप उस स्टैटिस्टिक्स को परफॉर्म करते समय अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के बेसिस पे ही सही जान सकते हो। इस हर एक चीज को पहले से बताया नहीं जा सकता ये बुक के थ्रू भी। तो इसीलिए ये कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जहाँ पे आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो अपने जो भी प्रोसेस है उसको। ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल सिलेक्शन टेक्निक, इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना पड़ता आपको ज़्यादा, सिर्फ सैंपल क्या चुनना है ये सोचा और चुन लिया। सैंपल चुनने का तरीका पहले आप सोच रहे हो और उसके बाद जा रहे हो तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। डीमेरिट्स, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस, हो सकता हो कई बार कि जो सेलेक्ट कर रहा है व्यक्ति उसका कोई पर्सनल बायस बीच में आ रहा हो जिसकी वजह से वो ऐसा सिलेक्शन कर रहा हो। फिर इस केसेस में क्या होगा कि रिलायबिलिटी डाउटफुल हो जाएगी। ठीक है, ये दो में डिबेट नहीं, एक ही है। स्ट्रैटिफाइड और मिक्स सैम्पलिंग, नॉन रैंडम के हमारे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें सेकेंड है मिक्स सैम्पलिंग या स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन को अलग अलग स्ट्राटा में डिवाइड किया जाता है अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, और हर स्ट्राटा से यानी हर ग्रुप से हम कुछ आइटम्स को उठाते हैं जिससे कि सारी पॉपुलेशन रिप्रेजेंट हो सके। फॉर एग्जांपल, जब आप पूरे इंडिया लेवल पे कुछ ऐसा कर रहे होगे तो आप हर स्टेट से वहाँ के पॉपुलेशन के रेशियो में ही लोगों को पिक करोगे। ऐसा नहीं करोगे कि आपने जाना कि भाई 1 करोड़ 40 सॉरी 140 करोड़ लोग रह रहे हैं और हमें जो है 1 करोड़ 40 लाख की ज़रूरत है, तो हमने क्या किया, पूरे 1 करोड़ 40 लाख, हम दिल्ली में रह रहे थे, हमने वहीं से सेंसस शुरू करनी थी तो हमने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी इन सबको उठाया और ले लिया डेटा, हो गया पूरे इंडिया का सैंपल। नहीं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें ग्रुप्स बनाते हैं और हर ग्रुप से लोगों को उठाते हैं और उसी रेशियो में उठाते हैं। फॉर एग्जांपल, इन्होंने कहा कि हमें जो है ये जानना है कि 50 स्टूडेंट्स से क्लास 11th में, उसमें से 30 मैथमेटिक्स और 20 होम साइंस पढ़ते हैं और हमें उन पर कोई स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म करनी है तो हमें उनका डेटा चाहिए, लेकिन सैम्पल के बेसिस पे। तो हमने कहा क्योंकि 50 में से 30-20 यानी कि 3:2 का रेशियो है, तो इसीलिए हम ये 30 और 20 से भी 3 और 2 ही उठाएंगे। यहाँ देखिए 3 उठा रहे हैं, 2 उठा रहे हैं, ताकि रेशियो सेम रहे। 3:2 का कह लीजिए या दोनों में से 10-10% का कह लीजिए। ये 6 और 4 भी हो सकता था। मेरिट्स, दिस मेथड कवर्स डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉपुलेशन की उसको कवर कर लेता है रैंडम सैंपल होने सॉरी सैम्पलिंग मेथड होने के बावजूद। On the basis of diverse characteristics of population, a comparative analysis of data becomes possible। क्योंकि diverse characteristics यूज कर रहा है तो इसीलिए comparative analysis भी उसी तरह से possible हो पाती है।
ये ज़्यादा रिलायबल और मीनिंगफुल रिजल्ट देता है सैम्पलिंग का, ये मेथड। डीमेरिट, ये तभी पॉसिबल है जब हमें ऑलरेडी कंप्लीट नॉलेज हो कैरेक्टरिस्टिक्स के डाइवर्स होने की, तो इसीलिए इसका स्कोप लिमिटेड है। हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि क्या डाइवर्सिटी है, कैसे इफेक्ट करेगी हमारे में, और उनमें कैसे उसको डिवाइड करना है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बायस एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन टू डिफरेंट डाटा। जब हम क्लासिफाई कर रहे हैं पॉपुलेशन को कि हम किन चीज़ों के बेसिस पे डिवाइड करेंगे, जैसे अभी हमने ऊपर सब्जेक्ट के बेसिस पे डिवाइड किया, हो सकता है हम उन्हीं बच्चों को मेल फीमेल के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। तो ये डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन पे, जो हमारा पर्पस है स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म करने का, कि भाई हमें क्या नीड है, क्या वो नीड सब्जेक्ट के बेसिस पे डिवाइड करने पे ही फुलफिल होगी या फिर वो जेंडर बेसिस पे डिवाइड करने पे फुलफिल होगी। तो इसीलिए उसको चूज करने का, क्लासिफिकेशन को चूज करते टाइम हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ बायस हो सकता है। When the size of population is already small, it may be difficult to further divide into smaller parts of data. अब ऐसा हो सकता है कि पॉपुलेशन का साइज अपने आप में ही स्मॉल हो, आप केवल जो है फॉर एग्जांपल गोवा की पॉपुलेशन पे कोई चीज़ परफॉर्म करना चाहते हो, अब आप उसको कैसे डिवाइड करोगे अगर आपको सैम्पलिंग करनी है, तो इस मिक्स्ड सैम्पलिंग मेथड पे तो नहीं जा पाओगे, क्योंकि आप क्या लोगे गोवा में, क्या ऐसा डिवीजन पॉसिबल होगा जब पूरा पॉपुलेशन ही स्मॉल है। इसीलिए सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली, ज्योग्राफिकली एंड अल्फाबेटिकली अरेंज्ड एंड देन एवरी nth ऑफ द नंबर आइटम इज सेलेक्टेड एज अ सैम्पल आइटम। ये कुछ कुछ रैंडम सैम्पलिंग जैसा ही हो गया, जैसे मैंने ऊपर कहा था कि हम उठाएंगे कि एवरी फिफ्थ आइटम, एवरी थर्ड आइटम, लेकिन वहां पे हम अरेंज कैसे कर रहे थे, कोई भी तरीके से अरेंज कर रहे थे, बस हर आइटम एक बार ही आए ऐसे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम उसको एक सिस्टमैटिकली अरेंज कर रहे हैं, यानी कि या तो हम न्यूमेरिकली कर रहे हैं, या हम ज्योग्राफिकली कर रहे हैं, या हम अल्फाबेटिकली कर रहे हैं, एक्सेट्रा। तो इससे क्या हो रहा है कि डाइवर्सिटी इन्वॉल्व रह रही है। अगर टी अल्फाबेट से शुरू होने वाले कई लोगों के नाम हैं, तो टोटल पॉपुलेशन में टी वाले ज़्यादा हैं, तो रैंडम में भी टी ज़्यादा हो जाएंगे। अगर हम एज वाइज अरेंज कर रहे हैं, तो अगर बूढ़े कम हैं, बच्चे कम हैं, लेकिन यंग पीपल ज़्यादा हैं, तो यंग पीपल उसमें ज़्यादा ही पिक होंगे सैम्पल में भी। ये ऐसा मेथड है बस। Merits, this is very simple method, sample is easily determined, this is hardly any possibility of personal bias in this method। सही बात है, क्योंकि जो आप तरीका अरेंज करने का इस्तेमाल कर रहे हो वो ऑलरेडी प्रूवन साइंटिफिक मेथड होगा, तो इसीलिए उसमें पर्सनल बायस लाना मुश्किल हो जाएगा। एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन डज नॉट गेट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, ओनली द फर्स्ट आइटम इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। हाँ, जैसे कि हम चूज कर रहे हैं कि हम हर थर्ड आइटम लेंगे या फिफ्थ आइटम लेंगे, तो ये जो व्यक्ति ये डिसाइड कर रहा है कि हमें थर्ड ही लेना है, वो उसको ये पता है ना कि भाई पहला व्यक्ति जो थर्ड पे खड़ा है वो हमारे जानने वाला है, तो हम उसे उठा लें। अगर ऐसा कोई पर्सनल बायस इन्वॉल्व भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट में इन्वॉल्व हो सकता है। उसको तो नहीं पता कि मतलब सेम नंबर पे तो उसके बंदे खड़े नहीं होंगे जब आपने साइंटिफिकली अरेंज किया है कि सिक्स नाइन्थ सब पे उसी के व्यक्ति हों। पर्सनल बायस हर एक पे काम कर जाए, ऐसा पॉसिबल तो है, केवल फर्स्ट आइटम पे हो सकता है, बाकी सब ऑटो डिटरमाइन होगा। If all the items in the population are homogeneous, this method of sampling serves no specific purpose। हाँ, ये बाकी कई सारे मेथड से अलग नहीं रह जाता जब सारे आइटम जो यूनिवर्स के हैं वो लगभग होमोजेनस हैं, एक जैसे हैं, क्योंकि फिर वही चूज होगा, वही तरीके का आंसर निकलेगा हर मेथड से। कोटा सैम्पलिंग, अब यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में पॉपुलेशन को, और ये ग्रुप्स जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड होते हैं, और कुछ एक परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन का जो फिक्स किया गया है उसी परसेंटेज को हम हर ग्रुप से उठा लेते हैं, और ये ग्रुप इक्वली डिवाइड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने 30-30 के ग्रुप में सबको बांट दिया, अब हमें पूरे पॉपुलेशन का फॉर एग्जांपल 2/30 चाहिए था, तो हमने हर 30 में से 2 लिया, ठीक है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ये सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेटर इस तरह से करता है जो उसको कन्वीनियंट हो। अगर उसे अप्रोच करना पड़ रहा है डोर टू डोर, तो वो हर स्ट्रीट के फर्स्ट डोर सेकंड डोर को लेगा, फिर अगली स्ट्रीट पे चला जाएगा।
ऐसा वो कर सकता है जिससे उसको लिए सिंपल और एक्सपेंसिव कम हो, बट ये अनसाइंटिफिक और अनरिलायबल होता है। आप ये नहीं कह सकते कि हर स्ट्रीट का पहला दूसरा बंदा अगर आप पिक कर लोगे तो आपका डेटा पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। रिलायबल ऑफ सैम्पलिंग डेटा, रिलायबिलिटी सॉरी। तो क्या सैम्पलिंग डेटा रिलायबल है? बिल्कुल है। साइज ऑफ द सैंपल में मैटर करता है। साइज अगर बहुत छोटा होगा तो रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाएगा, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि 27 में से 3 ठीक है, 270 में से 30 ठीक है, लेकिन 2700 में से 3 नहीं ठीक है। मेथड ऑफ सैम्पलिंग, आपने मेथड वैसा ही चूज किया, ऊपर कई सारे हमने सैम्पलिंग मेथड पढ़े, आपने मेथड वैसा ही चूज किया हो जो आपके स्टैटिस्टिकल प्रोसेस को उस समय के हिसाब से सूट कर रहा हो। बायस ऑफ करेस्पॉन्डेंट्स एंड इन्यूमरेटर्स बहुत कम हो, जितना मिनिमम हो सकता है। आप किसी भी चीज़ को जीरो तो नहीं कह सकते, इसीलिए यहाँ पे कहा गया एज लेस एज पॉसिबल, कि जितना कम हो सके उतना कम बायस हो इन्यूमरेटर्स और करेस्पॉन्डेंट्स का। ट्रेनिंग ऑफ इन्यूमरेटर, ट्रेनिंग एक जगह एक तरह से एक्सपर्ट्स के अंडर हुई हो सारे इन्यूमरेटर्स की। सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड्स अ कंपैरेटिव लुक, फिर से वही बात हमने आपको बताई कि हम ऊपर से नीचे तक बस कंपैरिजन ही चल रहा है हमारा। कवरेज, कवरेज अगर हमारा एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हम सैम्पलिंग पे जाएंगे, नहीं तो हम सेंसस पे जाएंगे छोटा एरिया होने पे। सूटेबिलिटी, अगर फिर से वही बात है कि इन्वेस्टिगेशन एरिया बहुत ज़्यादा छोटा है तो सेंसस मेथड अच्छा है, लेकिन अगर लार्ज है तो सैम्पलिंग मेथड बेटर है। एक्यूरेसी, अगर हमें बहुत ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए तो हम सेंसस पे जाएंगे। अगर हमें एक्यूरेसी उतनी मैटर नहीं कर रही है, हमारा डेटा आसपास भी आ जाए तो हमारा काम चल जाएगा, तो हम सैंपल पे जाएंगे। ठीक है। कॉस्ट, अगर हम बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करने को तैयार है तो हम सेंसस पे जा सकते हैं, अगर हम कॉस्ट पे करने को नहीं तैयार है तो हम सैम्पलिंग पे जाएंगे। टाइम, टाइम के उसमें भी हम क्या करेंगे, यही करेंगे कि सैम्पल मेथड लेस टाइम कंज्यूम होता है तो इसीलिए हम उसे चूज करेंगे। नेचर ऑफ आइटम्स, आइटम्स का स्वभाव कैसा है, अगर बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है हर आइटम की तो हम सेंसस पे जाएंगे, लेकिन अगर काफ़ी हद तक होमोजेनस हैं, एक जैसे हैं, तो सैम्पल मेथड पे जाएंगे। वेरिफिकेशन, अगर स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन जो भी ऑब्टेन की जा रही है उसका वेरिफिकेशन ज़रूरी है तो सेंसस मेथड ना ले, क्योंकि उसको वेरीफाई करना मुश्किल हो जाएगा। एक तो पहले ही आप इतने लंबे प्रोसेस से गुजरे हो, फिर वेरीफाई करने के लिए फिर उतने ही दूर जा रहे हो आप, तो इसीलिए तब सैम्पल मेथड बेटर रहता है। एरर्स, स्टैटिस्टिकल एरर्स, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग। यहाँ पे एरर वही है जो सैम्पलिंग की वजह से हो, तो वो सैम्पलिंग एरर, और सैम्पलिंग ना, सैम्पलिंग होती या ना होती, हर हाल में होते तो नॉन सैम्पलिंग एरर। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारा जो आइटम हमने पिक किया एज अ सैम्पल वो बाकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने में नाकाम हो रहा, क्योंकि सबका एवरेज फॉर एग्जांपल 20 आ रहा था और हमारे सैम्पल का अमाउंट आ रहा था 10, हमने माइनस किया तो हमारा -10 का एरर आ गया। ठीक है, तो ये सैम्पलिंग एरर है, क्योंकि हमने सैम्पल ऐसा चूज नहीं किया जो एवरेज हो, सबके एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा हो। नॉन सैम्पलिंग एरर, ये कैसे होते हैं जो सैम्पल की वजह से नहीं है? पहला, एरर ऑफ मेजरमेंट, जैसे कि डिफरेंस इन स्केल ऑफ मेजरमेंट, मतलब कि जिस तरह से मेजर कर रहे हैं, जिस चीज़ से कंपेयर करके मेजर कर रहे हैं वही अलग हो। अब इसको आप काफ़ी वैसे भी ले सकते हो समझने के लिए, वेगली, कि हमारा जो स्केल था, जो रूलर था जो हम लेके जा रहे थे, वो कोई व्यक्ति सेंटीमीटर का, कोई मिलीमीटर का लेके जा रहा था, या कोई इंच का लेके जा रहा था। कोई क्या क्या है भैया, हमारे सारे आइटम्स की वैल्यू ऑन एन एवरेज 10 है, कोई बता रहा है हमारी तो भैया 225 है। क्यों? क्योंकि वो इंच वाला लेके गया था, तो इसीलिए, सॉरी सेंटीमीटर वाला। तो ऐसा भी हो सकता है। एरर ऑफ कि हम जो बेस ले रहे हैं इन्वेस्टिगेशन का वो बेसिस ही गलत हो या अलग अलग हो। राउंडिंग ऑफ प्रोसीजर अलग हो इन्वेस्टिगेटर द्वारा, जैसे कि कोई व्यक्ति होता है जो कहता है भाई 40.1 भी है ना,
तो वो 41 कहा जाएगा, क्योंकि 40 से ऊपर है। तो हम जब भी राउंड ऑफ करेंगे तो हम ऐसे करेंगे। और दूसरा इन्वेस्टिगेटर किसी और एरिया में यही काम कर रहा है, तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है भाई 40.1 2 3 4 तक तो 40 है राउंडेड ऑफ, और 40.4 से ऊपर है, यानी 40.5 6 7 8 9 एक्सेट्रा, तो वो 41 है। और ऐसा वो हर नंबर पे वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो कितना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा एग्रीगेट। एरर ऑफ नॉन रिस्पॉन्स, रिस्पोंडेंट्स कई बार रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देना ही नहीं चाहते। इस बेसिस पे जो एरर आता है कि भाई हम ये कहना चाहते थे कि कितने लोग सेब खाना पसंद करते हैं, कितने लोग आम खाना पसंद करते हैं। अब 20 लोगों ने कहा हम आम खाना पसंद करते हैं, 15 लोगों ने कहा हम सेब खाना पसंद करते हैं। तो हमने कहा अच्छा भैया, हमारा डेटा बहुत बड़ा था, हमें और भी बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ें थी उसमें से एक था ये आम और एप्पल। अब ये जो है कई सारे लोगों ने आंसर ही नहीं किया, तो इसीलिए इसका जो हमारा रेशियो आ रहा है वो 4:3 का आ रहा है। अब हो सकता है कि जितने ने आंसर ना किया हो वो सब के सब सेब खाना चाहते हो, तो क्या होगा, तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है। एरर ऑफ misrepresentation, this arises when the respondent fails to interpret the question in the questionnaire। जब रिस्पोंडेंट को मान लीजिए क्वेश्चन बाय मेल हमने भेजा है, मेथड हमने ऊपर पढ़ा था, और उस केस में जो रिस्पोंडेंट है वो समझ ही नहीं पाया कि क्वेश्चन समझ नहीं पाया, या उसने गलत मतलब निकाल लिया क्वेश्चंस का जो उसमें क्वेश्चन में दिए गए थे, क्योंकि कोई न्यूमरेटर भी नहीं था समझाने वाला, तो इसीलिए उसका जो भी पूरा आंसरिंग थी वो सब हमारे डेटा के लिए बेकार चली गई और हमें मालूम भी नहीं चला। एरर इन डेटा एक्विजिशन, जब हमने रिस्पॉन्सेस को लिखा ही गलत हो, मान लीजिए हमने इन्यूमरेटर्स भेजे थे पर इन्यूमरेटर ने जो डेटा वहां से उठाया वो कई जगहों पे गलत लिख दिया, मान लीजिए रिकॉर्ड करते ही गलती हो गई उससे, उसको कहीं 5 लिखना था उसने 50 लिख दिया। ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो ये सैम्पलिंग पे बेस नहीं होती है। एरर ऑफ सैम्पलिंग बायस, ये तब होता है, ये सैम्पलिंग में ही आना चाहिए था, नॉन सैम्पलिंग में नहीं। लेकिन ये भी बात सही है कि सैम्पलिंग के कारण ऐसा नहीं हो रहा है, सैम्पलिंग करते समय ही हो जा रहा है ये बायस, कि हम जो है कोई से भी हमने सैम्पलिंग मेथड लिया, लेकिन हमने जो है सैंपल को चूज करते टाइम एक पार्ट जो टारगेट पॉपुलेशन था उसको मिस कर दिया। तो ऐसा क्या होगा, इसमें बायस हो जाएगा, क्योंकि उनका पूरा जो आंसरिंग होता है उस बेसिस पे हमारे स्टैटिस्टिकल रिजल्ट बहुत डिफर कर सकता था। अब ये सैम्पलिंग और सेंसस दोनों में भी हो सकता है कि आप एक बड़े पार्ट को मिस कर जाओ। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए इतना ही। इसके बाद हम अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद जो हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा ऑर्गेनाइजेशन का। कलेक्शन जो स्टेज फर्स्ट है वो हमारा पूरा हो चुका है।